इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। अगली सुबह रिया शहर और जंगल को जोड़ती उसी बैरल रोड पर जा रही थी। हालांकि पहले में और अब में थोड़ा फ़र्क था। अब उसे उस भयानक जंगल में उम्मीद की एक खुशबू किरण भी दिखती थी। वो बेफिक्री से वहाँ से गुजरती थी, जैसे कोई हमसाया हर पल उसके साथ है। जंगल से उसे आए कई दिन हो चुके थे और सेवन को देखे हुए भी, पर उसे उम्मीद थी कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। बीच बीच में उसके दिमाग में करण के ऑफिस में देखी वो तस्वीर भी घूम जाती थी। हालांकि करण ने बात को गोल गोल घुमाकर रिया से पीछा छुड़ा लिया था, मगर उसके दिल में कहीं एक कसक बाकी थी। वो जानती थी कि सीबीआई और जंगल के बीच कुछ तो तार जुड़े हुए हैं। बस वो सेवन की तस्वीर देखकर थोड़ा डर गई थी। उसे कोई कुछ ना कहे, वो पहले ही बहुत मुसीबत में है। वो मन ही मन सोचती, हे लड़की। अचानक से कोई उसके कान पर चीखा तो रिया डर से उछल गई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र लगभग 45 से 60 साल की दिखती थी, बिगड़े बाल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए खड़ी थी। उसके गले में बहुत सी मालाएं और हाथ में कोई अजीब सी लकड़ी थी। वो एकदम रिया के सामने आते हुए बोली, तू दूर रहे उससे, वो दिखेगा करीब तुझसे। वो मासूम सा चेहरा पर दिल का काला है। तेरा बुरा वक्त उसी से आने वाला है। वो कुछ पल रिया को देखती रही और फिर बड़बड़ाते हुए वहाँ से ओझल हो गई। रिया ने बड़ी हैरानी और बेचारगी से उसे देखा और तरस खाती हुई आगे चल पड़ी। इससे बुरा वक्त क्या आएगा, वो मन में बुदबुदाई। कुछ परेशान दिख रही हो? एक और ठंडी आवाज़ उसके कान में आई और उसने फिर से उछलते हुए अपना हाथ सीने पर रख लिया। ओह सेवन! रिया उसे देखते हुए खुशी से चिल्लाई और गले लगने के लिए लगभग बाहें फैला दी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए रुक गई। वो एक बाइक पर था जो देखने में बहुत शानदार दिखती थी, पर उस पर लगी हल्की हल्की जंग देखकर लगता था जैसे वो जंगल या कहीं खुली जगह में खड़ी होती होगी। तुमने मुझे डरा दिया फिर से। वो एक पल रुकी और उसको ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, अच्छे दिख रहे हो, कैसे हो अब? एकदम बढ़िया। सेवन मुस्कुराया और बाइक की टंकी थपथपाते हुए बोला, तो घूमने चलोगी? ओह अच्छा, डेट के लिए पूछ रहे हो? रिया ने शरारत से कहा तो सेवन का चेहरा हल्का लाल हो गया। और यह बाइक किसकी है? मेरी है, मेरे चुनिंदा शौकों में से एक। उसने गाड़ी को प्यार से देखा, फिर रिया की आंखों में झांका। तो क्या कहती हो अगर फ्री हो? उसने एकदम से जोड़ा, अच्छा ठीक है। रिया ने ऐसे बनावटी मुंह बनाया जैसे बड़े बिजी शेड्यूल से निकाल रही हो टाइम, लेकिन मज़ा आना चाहिए। सेवन ने हंसते हुए ओके कहा और पिछली सीट पर हाथ मारते हुए बैठने का इशारा किया तो रिया खुशी से बैठ गई। उनकी बाइक घने जंगल को चीरती हुई शान से दौड़ रही थी। सेवन के बड़े लंबे बाल हवा से उड़कर रिया के चेहरे को छू रहे थे। वो बीच बीच में ऊपर देखते हुए आंखों को बंद कर लेती थी, जैसे हर लम्हे को जी रही हो। उसका मन करता कि अपने हाथ सेवन की कमर में डाल सर उसकी पीठ पर रख दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर रह जाती। वो हैरान थी कि इतने ऊबड़ खाबड़ जगह पर वो कितनी आराम से बाइक चला रहा था, मानो उसे पता हो जंगल के हर एक इंच का, हर कोने का, और पता भी कैसे ना हो, यही तो है उसका घर। वो भयानक जंगल इतना खूबसूरत उसे पहले कभी नहीं लगा था। उसे जगह जगह अनेक प्रकार के खूबसूरत पेड़ पौधे दिखते तो कभी तरह तरह के प्यारे पक्षी और जानवर भी। अंततः उनकी बाइक एक बड़े झरने के पास जाकर रुकी। वो झरना कई 100 फीट ऊंचाई से नीचे नदी में गिर रहा था और उसके कुछ दूर किनारे पर एक बहुत विशाल और भव्य बरगद का पेड़ था, जिसके चारों ओर दूर तक फैली हरियाली थी। उसकी खूबसूरती इतनी असाधारण थी कि रिया आंखें फाड़कर कुछ देर उसे देखती रही। वाओ! उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, इतना खूबसूरत वाटरफॉल तो मैंने कभी पेंटिंग्स में भी नहीं देखा था। अमेजिंग! यह वो जगह है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ। बाइक खड़ी करने के बाद सेवन रिया के पास आते हुए बोला, जो लगातार उसे देखे जा रही थी। तो सोचा यहीं से शुरुआत करता हूँ। अद्भुत! रिया ने आखिर
नजरें हटाकर उसको देखते हुए कहा, सच में आई एम इम्प्रेस्ड। सेवन ने मुस्कुराते हुए अभिवादन स्वीकार किया और वो चलते हुए उस पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों बातों में मशगूल थे और नज़रें सामने झरने की तरफ थी। रिया ने महसूस किया कि बीच बीच में सेवन की नज़रें उसे देखती और पलट के देखने पर वो फिर से सामने की ओर देखने लगता। रिया हल्का मुस्कुराती और नीचे देखने लगती। वो वक्त इतना खूबसूरत था कि वो चाहती थी बस वहीं थम जाए। आखिर काफ़ी समय बिताने के बाद सेवन उठा और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब कुछ और दिखाता हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और उठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बार फिर उनकी बाइक एक जगह जाकर रुकी। वो जगह आम जंगल की तुलना में ज़्यादा घनी और भयानक दिख रही थी। रिया ने चारों ओर तेज़ी से इस उम्मीद में नज़र दौड़ाई कि शायद कोई खूबसूरत देखने लायक चीज़ हो, लेकिन सिवाय एक छोटी सी गुफा के मुहाने के वहाँ कुछ खास नहीं था। यह कौन सी जगह है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। यह है भेड़ियों के जंगल का दिल। वो क्या कहते हो तुम? इंसान राजधानी। सेवन ने हाथ बनते हुए गुफा की तरफ इशारा किया। ओह हाँ, तो यह एक छोटी सी गुफा। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चलो अंदर से दिखाता हूँ, सेवन बोला और दोनों उस छोटे गुफा द्वार से अंदर चले गए। लेकिन जैसे रिया को उम्मीद थी कि कोई छोटी सी गुफा है, कहानी उसकी बिल्कुल उलट थी। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि वो कोई विशाल पत्थरों से बना हॉल था। वो इतना बड़ा था कि एक बार में उसमें हजारों लोग समा सकते थे। उस पूरे हॉल में नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में सीढ़ी नुमा पत्थर की कटिंग थी, मानो लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई हो। और सामने की तरफ एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था, जिसे देखकर रिया को भाषण देने वाले नेता का पंच याद आ गया। यह क्या जगह है? रिया ने पूछा और नज़रें ऊपर छत पर गड़ा दी। यहाँ होते हैं भेड़ियों के सभी झगड़ों के निपटारे और सभाएं आदि। सेवन ने फिलहाल खाली पड़े हॉल को निहारते हुए कहा, ओ मतलब इंसानी कोर्ट की तरह। रिया ने कहा तो सेवन तेजी से बोला, हाँ वही। रिया कुछ पल उसकी विशालता को देखती रही, फिर अचानक मुड़कर देखते हुए बोली, एक बात पूछूं? जब सेवन ने में सिर हिलाया तो रिया ने आगे पूछा, जब अधिकतर भेड़िए तुम्हें सरदार बनाना चाहते हैं तो जब आरा या उसके भेड़िए तुम्हें मारना चाहते हैं तो कोई बचाता क्यों नहीं? सेवन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर दूर देखते हुए बोला, चीज़ें हमेशा जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं रिया। वो लोग मुझे चाहते तो हैं, मगर आरा का खौफ इतना ज़्यादा है कि कोई भी उसके खिलाफ़ नहीं होना चाहता। तो तुम क्यों उसके खिलाफ़ हो? मेरा मतलब तुम क्यों बेवजह दुश्मनी मोल ले रहे हो? रिया ने सवाल किया। किसी को तो बुराई के खिलाफ़ खड़ा होना होगा, तो फिर मैं क्यों नहीं? सेवन ने कहा और मुड़कर उसके सामने हो गया। और वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं, और तो अगर मर भी गया तो क्या फ़र्क? सेवन के आखिरी शब्द पूरे नहीं हो पाए क्योंकि रिया ने हाथ उसके होंठों पर रख दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आइंदा से मत कहना। और तुम्हारी फैमिली कैसे नहीं है? हम हैं ना तुम्हारे दोस्त, मैं काजल विवेक। उसने हल्की मुस्कान के साथ बात खत्म की। ओह हाँ बिल्कुल, सेवन ने हल्के से हंसते हुए कहा। रिया ने उसकी आंखों में हल्की नमी देखी। अच्छा चलो कुछ खास दिखाता हूँ, उसने तुरंत बात काटते हुए कहा। और फिर रिया ने उस जगह को आखिरी बार निहारा और बाहर निकल गई। इस बार उनकी बाइक विशाल समुद्र के किनारे से बिल्कुल सटे एक हरे भरे टीले पर जाकर रुकी। रिया ने उतरकर चारों तरफ देखा। दूर तक फैला हुआ समुद्र और किनारे पर पड़ी खूबसूरत रेत, जिससे उसकी लहरें आती और टकरा कर वापस लौट जाती। रिया उतरकर किनारे की तरफ जाने लगी तो सेवन ने आवाज़ देकर रोका, किधर जा रही हो? किनारे पर। रिया मुड़ी और मुस्कान के साथ उसे देखा। अभी नहीं, बाद में जाना, पहले कुछ और देख लो, सेवन ने कहा और टीले से नीचे गोल पत्थर के मुहाने की तरफ इशारा किया और चलता हुआ उसके अंदर चला गया। रिया ने उत्सुकता से उसे देखा और उसके पीछे से उसमें दाखिल हो गई। अंदर जाते रिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह तुम्हारा घर है? उसने कहा और उसकी खूबसूरती को देखने लगी। वो पत्थर का तरासा एक छोटा सा हॉल था, जिसमें एक और रास्ता दिखाई दे रहा था जो उसका रूम का शायद था। हॉल में दाईं ओर दो छोटे पत्थर के चकोर टुकड़े थे जो एक बड़े चकोर टुकड़े के आसपास रखे थे, मानो छोटा डाइनिंग टेबल हो। उसके बाईं ओर कुछ बर्तन या किचन का सामान था।
कुछ सुराखों से रोशनी आ रही थी। हाँ, वैसे तो भेड़िए घरों में नहीं रहते, पर फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है। सेवन ने कहा। वाह यार सेवन, अमेजिंग, रिया ने खुशी से उसे देखते हुए कहा। यह सच में बहुत प्यारा है। तो क्या पीना पसंद करोगी? सेवन ने हंसते हुए कहा। चाय और कॉफ़ी? क्या सच में? रिया हैरानी और खुशी से चहकी। कुछ भी बना लो। दोनों ने कॉफ़ी पी और घंटों घर और समुद्र के किनारे पर समय बिताया। रिया ने बाइक सिखाने की जिद की, लेकिन सेवन ने फिर कभी कहकर टाल दिया और आखिरकार रिया की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन की शाम हो चली। सेवन रिया को लेकर उसी बैरल रोड पर जा पहुंचा, जहां से थोड़ी ही दूर रिया के घर की गली मुड़ती थी। थैंक यू सो मच, रिया ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। तो जवाब में सेवन बस मुस्कुरा दिया। यह मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, सेवन ने कहा और हल्की शर्म से नीचे देखा। अच्छा जी, रिया पहली बार सेवन से तारीफ सुन फूले ना समाई। वेल, बहुत शुक्रिया, उसने आगे कहा। सेवन ने बाय कहा और जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर ली। अच्छा सुनो, रिया अचानक बोली, जैसे कोई दिल की बात जुमा पर आना चाहती हो। फिर अगले ही पल ख्याल छोड़ दिया। कल आओगे? उसने बात बदलते हुए आगे कहा। सेवन धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ शायद। और फिर वो जंगल में खो गया। वो एक खूबसूरत शाम थी, या यूं कहें कि आजकल उसका हर पल खूबसूरत था। सारा दिन मुस्कान होठों पर तैरती रहती और समा गुलाबी सा रहता। दिल जो बात मान चुका था, बस लफ्ज़ों को कहना बाकी था। वो इतनी खुश थी कि जब करण ने अपनी सक्सेस पार्टी के लिए इनवाइट किया तो उसे भी मना नहीं कर सकी। वो आजकल कुछ भी निगेटिव देखने या सोचने के मूड में नहीं थी। उसने जिद करके काजल को भी मना लिया था, जो पहले ही विवेक के साथ इनवाइट थी। जब वो लोग पार्टी में गए तो उसकी व्यवस्था देखकर हैरान थे। इतने विशाल तौर पर अरेंजमेंट किया गया था कि काजल ने कई बार वाह वाह कहा था। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे और पूरा माहौल खूबसूरत था। करण ने जब उन्हें आते देखा तो सबको पीछे छोड़ता हुआ सीधा उनके पास पहुंच गया। उसने खुशी से विवेक को गले लगाया और रिया काजल को मुस्कुराते हुए हाय कहा। सभी ने करण को बधाइयाँ दी और पार्टी में शामिल हो गए। सभी लोग हॉल में फैले हुए टेबल्स के चारों ओर बैठ गए और खाना एंजॉय करने लगे। रिया, काजल और विवेक एक टेबल पर बैठे थे और करण ने भी कुछ देर के लिए उन्हें ज्वाइन किया। रिया ने आसपास बैठे हुए लोगों को बुदबुदाते हुए सुना कि करण को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। सभी लोग खाना खा चुके थे और ठंडी बियर के गिलास उनके हाथों में थे, तो करण मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ा और माइक अपने हाथों में लेकर लोगों की ओर मुखातिब होते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ शामिल हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीआई ने प्रोजेक्ट क्लीन सिटी की भाग दौड़ अब मेरे हाथों में दे दी है, यानी अब इसे मैं डील करूँगा। पूरे हॉल में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने मुस्कुराते हल्के से कमर झुकाई, जैसे सबका अभिवादन स्वीकार किया और 2 पल रुककर फिर बोला, कहते हैं कि किसी की सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है और मेरे लिए वो कोई मेरे दोस्त हैं, विवेक, काजल और सबसे खास। वो एक पल के लिए ठहरा और रिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, रिया। पूरे हॉल में एक बार फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सैकड़ों नज़रें उस पर आकर टिक गई। रिया ने हल्की शर्म और हैरानी से पहले विवेक और काजल को फिर करण को देखा, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने आगे कहा, कहते हैं कि दोस्ती से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं। हालांकि रिया से मैं हाल में ही मिला, लेकिन ऐसा लगा जैसे बरसों की पहचान हो। उसका साथ हमेशा ही सुकून और होठों पर मुस्कान ले आता है। तो करण ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू रिया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि उसको लिखने का शौक़ है और मैं रिया से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ 2 लाइन ज़रूर सुनाएं। करण ने हंसते हुए अपनी बात खत्म की और रिया को देखते हुए स्टेज से उतर गया। सभी लोगों में बुदबुदाहट फैली और तमाम नज़रें फिर उसके चेहरे पर आकर टिक गई। काजल ने बेचारगी में करण को पूरा जैसे कहना चाहती हो, इस
सबकी क्या ज़रूरत थी। उसने उठने से पहले काजल को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए जाओ रिया कहा। वो धीमे धीमे कदमों से स्टेज पर पहुंची और माइक हाथ में लेकर सभी घूरती नज़रों को एक झलक देखा, फिर करण की तरफ देखते हुए बोले, वेल करण, पहले तो मैं तुम्हें बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया भी जो मुझे इसमें शामिल किया, जबकि यह सब तुम्हारी खुद की काबिलियत है। अंत में तुमने कुछ लाइन के लिए गुजारिश कर मुझसे मुश्किल में डाल दिया। सभी लोग हल्का हंसे और पीछे से काजल की आवाज़ आई, कम ऑन रिया, तो ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। कहते हुए उसने कुछ सोचा और बोली, तेरा ठहर कर मुझे देखना बड़ा काम कर गया। मध्यम ढलता हुआ सूरज तू मेरे नाम कर गया। एक बार फिर से जोरदार गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उसने झुककर सभी का अभिवादन किया और वापस टेबल की तरफ लौटते हुए करण की आंखों में झांका, जो एक बड़ी मुस्कान लिए प्यार से उसे देख रहा था। तुमसे मैं बाद में निपटूंगी, उसने पास से गुजरते हुए कहा और टेबल पर जाकर बैठ गई। तो विवेक ने गर्व से पीठ पर हाथ मारा। शाबाश रिया, अपने दोस्तों को भी कुछ सिखा दो। विवेक ने हंसते हुए काजल पर तंज मारा तो काजल ने गोल गोल आंखें विवेक पर टिका दी। वो शानदार पार्टी घंटों तक चलती रही। रिया, काजल और विवेक ने वहाँ खूब एंजॉय किया। करण को ज़्यादातर लोगों का झुंड घेरे रहा, लेकिन फिर भी रिया देखती कि वो तिरछी नज़रों से उसको देखता और मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगता। कभी कभार कोई व्यक्ति रिया की तरफ भी आता और बहुत बढ़िया था कहकर चला जाता। अंततः उस खूबसूरत पार्टी का अंत हुआ और सब धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। विवेक, काजल और रिया ने करण से विदा ली तो करण उन्हें बाहर तक छोड़ने आ गया। काजल ने विवेक के हाथों में हाथ डाल रखा था और आगे चल रहे थे, जबकि रिया और करण उनके 4 कदम पीछे चल रहे थे। थैंक यू रिया के आने के लिए, करण ने कहा। इट वॉज नाइस, मुझे मज़ा आया, रिया ने उसको देखते हुए कहा। नो मेंशन नॉट, शो मेंशन नॉट, बस हाँ वो सब माइक पर बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारा होना हमेशा खास होता है रिया, करण ने सामने देखते हुए कहा, जैसे या कहते हुए वो नज़रें चुरा रहा हो, और तुम खास हो मेरे लिए। वैसे शुरू में जैसा मैंने तुम्हें समझा था तुम वैसे तो बिल्कुल नहीं हो। रिया ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। अच्छा सुनो, करण ने कहा और रिया को रोकते हुए उसके सामने हो गया। उस दिन हमारी कॉफ़ी की बात अधूरी रह गई थी, तो अगर तुम्हें टाइम हो तो किसी दिन कॉफ़ी पर चलें। अच्छा ठीक है, रिया ने कुछ सोचते हुए कहा तो करण का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर सबने एक दूसरे को बाय कहा और घर के लिए निकल गए। विवेक की नई गाड़ी वायरल रोड पर रिया की घर की तरफ मुड़ती गली के सामने रुकी। उन्होंने उसे गुड नाइट कहा और चले गए। रात के लगभग 10 बजे थे। उसने एक पल ठहर कर सुनसान सड़क को निहारा, जो गली के मोड़ पर चलती लाइट की रोशनी में थोड़ी दूर तक चमक रही थी। बाकी आगे सिर्फ काली स्याही मात्र थी। फिर वो मुड़ी और उस खौफनाक जंगल की तरफ देखा, जैसे किसी परछाई को देखने की उम्मीद हो। तभी दाईं ओर अंधेरे में डूबी सड़क से चीखती और करहाती आवाज़ आई। रिया हैरानी से पलटी और देखने के लिए उधर दौड़ पड़ी। 10 कदम चलने के बाद जब उसे कुछ चमकने लगा तो उसने देखा कि एक विशाल सफ़ेद भेड़िया एक अंधेड़ उम्र के आदमी के ऊपर खड़ा था और उसने लंबे नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़े हुए थे। शेवेन, रिया दहशत से चिल्लाई। उसकी आंखें डर और खौफ से चौड़ी हो गई। भेड़िए ने सिर उठाकर रिया को देखा और उसके सफ़ेद नुकीले दांतों से लाल खून की बूंदें टपकी। नो नहीं, रिया अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए बड़बड़ाई। भेड़िए ने एक पल उसे देखा और लंबी छलांग के साथ जंगल में गायब हो गया। सेवन, रिया उसे रोकने के लिए चिल्लाई, मगर वो जा चुका था। वो तेज़ी से उस आदमी की तरफ दौड़ी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसका बदन ठंडा हो चुका था और आंखें दर्द से फैली हुई थी। रिया ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। 2 मोटे आंसू उसके चेहरे पर गिरे और हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम गए। कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें इतनी उलझी हुई लगती हैं कि सही और गलत की पहचान करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उस दिन का एक एक लम्हा रिया के लिए किसी साल की तरह था। वो सिटी हॉस्पिटल में अपने केबिन में काजल और विवेक के साथ बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग कल रात वाली घटना पर अटका हुआ था। वो बार बार उसे दिमाग में दोहराती, मानो जैसे कोई चीज़ देखने से छूट गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शेवन नहीं और कोई हो।
कुछ तो गड़बड़ होगी। सेवन को तो मैं जानती हूँ, वो किसी बेगुनाह की हत्या नहीं करेगा। बेगुनाह तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला आदमी कोई गुनाहगार हो? कहीं वो भी आरा का ही आदमी तो नहीं? लेकिन सेवन मुझे देखकर भाग क्यों गया? उसको तो बताना चाहिए था सब कुछ। रिया रिया विवेक ने दूसरी बार थोड़ा तेज बोला तो वो अचानक से चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। कहाँ गुम हो? विवेक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो काजल, जो हमारा शहर और उसका इतिहास नाम की मोटी किताबें में आंखें गड़ाए हुए थी, नजरें उठाकर रिया की तरफ देखा और फिर से किताब में खो गई। ओह, आई एम सॉरी, रिया ने सीधे होते हुए कहा। कल वाली बात दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। समझ नहीं आता कि सेवन ऐसा कैसे कर सकता है। वो ऐसा कर सकता है रिया, वो एक भेड़िया है आफ्टर ऑल। विवेक ने तर्क देने की कोशिश की। और मैंने पता किया है कि मरने वाला आदमी एक साधारण सा व्यक्ति था। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और कम से कम वो भेड़िया तो बिल्कुल नहीं था। एक बात तो साफ है कि वो था तो सेवन ही। रिया ने विवेक की बात को लगभग इग्नोर करते हुए कहा, जैसे मानो खुद से ही कह रही हो। अगर वो कोई और होता तो मुझ पर हमला ज़रूर करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने मेरे नाम पुकारने पर मुझे देखा भी। बहुत कम दिनों में भेड़ियों द्वारा होने वाली यह दूसरी मौत है। मतलब यह है कि भेड़ियों की मौजूदगी अब शहर में बढ़ने लगी है और यह अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विवेक ने कहा और दोनों हाथ बांध लिए। हमारे बीच एक पल ऐसा आया था जब उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। रिया आगे बोली, जैसे उसने विवेक की बात को सुना ही ना हो। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। क्या हमने सेवन को पहचानने में गलती कर दी? देखो रिया, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती, विवेक ने कहना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, काजल ने वो मोटी किताब धड़ाम से टेबल पर पटकी, जिससे रिया और विवेक दोनों कई इंच अपनी कुर्सियों से उछल गए। तुम किसी दिन मेरी जान लेकर मानोगी? विवेक ने सीने पर हाथ रखते हुए काजल की ओर भौंगी नज़रों से देखा। बकवास बंद करो, काजल ने विवेक से कहा और वो मोटी किताब रिया की तरफ खिसका दी। या देखो रिया, यहाँ से मामला जैसा हमें दिख रहा है उससे बिल्कुल उल्टा है। क्या है? रिया ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और एक नज़र किताब पर डाली। यह किताब हमारे शहर से जुड़े इतिहास को बताती है और अच्छी बात यह है कि इसमें शहर की मान्यताओं या कहानियों को भी शामिल किया गया है जिन्हें अक्सर लोग नहीं मानते। काजल ने कहना शुरू किया तो विवेक ने अजीब सी नज़रों से उसे घूरा और मन में बुदबुदाया। लो शुरू हो गई, अब जरा इस पर नज़र डालो, उसने एक पेज पर उंगली रखते हुए कहा, जहाँ एक नोट से दिखने वाले व्यक्ति की तस्वीर थी, मिस्टर प्रभाकर वर्मा, जिन्होंने यह दावा किया है कि मानव भेड़ियों का अस्तित्व असली है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कई दिन उनके साथ भी बिताए। लेकिन ज़रूरी बात यह नहीं बल्कि यह है। कहते हुए काजल ने कई लाइन छोड़कर बीच में उंगली रखी। यह देखो रिया, उनके मुताबिक लगभग हर 10 में से एक भेड़िया किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। आखिरी शब्दों को कहते हुए काजल लगभग फुसफुसाई। इसका क्या मतलब है? रिया ने चकराते हुए काजल की ओर देखा। इसका मतलब यह है कि काजल ने तुरंत कहा, जैसे उसे पता था कि रिया आगे यही पूछेगी। मिस्टर वर्मा के मुताबिक ऐसा भेड़िया एक नहीं बल्कि 2 पहचानों को एक साथ नहीं जी रहा था। मतलब वो इंसानी रूप में जो होता था वो भेड़िए के रूप में नहीं, और जो भेड़िए के रूप में होता या करता था उसे वो इंसानी रूप में याद नहीं होता था। जैसे मानो एक शरीर में 2 लोग। काजल ने अपनी बात खत्म की तो रिया और विवेक की आंखें हैरानी से दहशत में खुल गई। दोनों ने बारी बारी उस पेज को पढ़ा और एक दूसरे को देखने लगे। तो मतलब यह संभव कि सेवन को वो परेशानी हो? रिया ने काजल की तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए। मतलब सेवन अच्छा इंसान भी है और बुरा भी। रिया की बात को विवेक ने पूरा करते हुए टेबल पर सिर रख दिया। वो अगर हीरो है, काजल ने कहना शुरू किया, तो वही विलन भी। काजल की बात को रिया ने पूरा किया और उठते हुए खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, जैसे दूर कहीं देखना चाहती और मन ही मन सोचने लगी। लेकिन सेवन कितनी ही बार दोनों रूपों में इसके सामने आ चुका था, तो पहले उसने कुछ क्यों किया? या फिर वो दोनों रूपों में रिया को उसी जगह से जानता था? अभी रिया के फ़ोन की घंटी बजी और सबका ध्यान भंग हो गया। रिया ने फ़ोन निकाला और देखा कि करण की कॉल आ रही थी। फिर उसे याद आया कि सुबह उसने डिनर के लिए हाँ बोल दिया था, जिसके लिए करण ने बड़ी जिद की थी।
फिर उसने एक लंबी सांस खींची और फ़ोन उठा लिया। शाम के 8 बजे थे। रिया और करण किसी शानदार होटल में बैठे खाना खा रहे थे, या फिर यूँ कहे कि खाना सिर्फ करण खा रहा था। रिया तो बस वहाँ मजबूरी में बैठी थी, मानो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं हो। क्या हुआ? करण ने उसके चेहरे पर परेशानी देखते हुए कहा। उस रात वाले हमले के बारे में सोच रही हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है, उसने बात को पलटते हुए कहा। रिया, कई दिनों से मेरे मन में एक बात है जो तुमसे कहना चाहता हूँ, पर हिम्मत कर नहीं पाता। उसने खाने की प्लेट छोड़ रिया की आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ बोलो ना करण, रिया ने आलाश में कहा, जैसे वो यहाँ से उठकर भाग जाना चाहती हो। रिया, मैं तुमसे, मेरा मतलब, करण ने जैसे कई शब्दों को जोड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ रिया, आई रियली लाइक यू। रिया ने कुछ पल हैरानी से उसे घूरा, जैसे उसने ना जाने क्या बोल दिया हो। फिर वो खाना छोड़ टेबल से तेजी से उठी। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, उसने अपने गुस्से को पूरा छुपाते हुए कहा। प्लीज़, मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। अरे हाँ ठीक। करण ने हड़बड़ाते उसे देखा और खड़ा हो गया, जैसे वो जानता हो कि अब आगे कुछ और कहना ठीक नहीं होगा। उसने बिल पे किया और रिया को ड्रॉप करने घर की ओर निकल गया। उनकी गाड़ी धीमी गति से बैरल रोड से गुजर रही थी। रिया का मूड खराब था और वो सीधे सामने की ओर देख रही थी, जबकि करण बीच बीच में उसे देखता और फिर आगे देखने लगता। उसका मूड देखकर वो समझ गया था कि रिया को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रिया, आई एम सॉरी, उसने सामने से नज़रें हटाकर रिया की तरफ देखते हुए कहा, मगर रिया उसे देखने के बजाय सामने देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी होती गई। करण, उसने चीखते हुए उसकी तरफ देखा तो घबराते हुए करण ने सामने की ओर देखा। एक छोटी परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और लंबी छलांग में वो सफ़ेद भेड़िया उनकी कार के बोनट पर बैठा था। करण ने हड़बड़ाते हुए तेज़ी से ब्रेक लगाए तो गाड़ी फिसलती हुई पूरे 180 डिग्री घूमकर उत्तर से दक्षिण हो गई। नो, रिया डर से बुदबुदाई। एक पल के लिए भेड़िए की लाल आंखें रिया की आंखों से टकराई और अगले ही पल एक जोरदार गुस्से से उसके कार का शीशा टेढ़ा कर दिया। शेवन नहीं, वो चिल्लाई। करण ने संभलते हुए गुस्से से रिवॉल्वर निकाला तो रिया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे झटक कर गाड़ी से बाहर निकल गया। करण, प्लीज़ यहाँ से चलो, रिया रोते हुए चिल्लाई और खिड़की खोलकर बाहर आ गई। धाएं, एक गोली की आवाज़ गूंजी। सफ़ेद भेड़िया बड़ी छलांग के साथ करण के ऊपर था। उसकी रिवॉल्वर छटक कर दूर जा गिरी और उसने अपने लंबे नुकीले दांत उसके जिस्म में गाड़ दिए। धाड़, एक जोरदार डंडा भेड़िए के सिर से टकराया तो वो गुस्से में पलटा। रिया दोनों हाथों में कसकर डंडा थामे थी, लेकिन उसके गुस्से में देखने पर वो कई कदम पीछे हट गई। एक तेज आऊ की आवाज़ के साथ वो भेड़िया जंगल में खो गया। रिया तेजी से करण की तरफ पलटी और तुरंत फ़ोन निकालकर हॉस्पिटल को लगा दिया। हेलो सर, इट इज़ इमरजेंसी, वो डर में चिल्लाई। उसकी घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे और एक लंबी रात उसने जाग कर गुजारी थी। सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में वो करण के बेड के पास बैठी टकटकी लगाए पूरी रात उसे देखती रही। उसका दायां कंधा बुरी तरह से जख्मी था और काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। विवेक और काजल ने रिया को कुछ देर आराम की सलाह दी, लेकिन वो वहीं बैठी रही। सारी रात उसके दिमाग में एक ही बात चलती रही कि आखिर सेवन चाहता क्या है और वो सबकी जान लेने पर क्यों तुला है। इस बार वो तो उसने हद ही पार कर दी थी। वो कैसे रिया के दोस्तों पर हमला कर सकता था? और उस गाड़ी में रिया भी तो थी, उसका क्या? उसे भी तो चोट आ सकती थी। वो इतनी ज़्यादा उलझन में थी कि अचानक से कुर्सी से उठती, खिड़की तक जाती, दूर कहीं देखती और फिर आकर बैठ जाती, जैसे पहली बार उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। हाय रिया, रूम का दरवाज़ा खोलते हुए काजल अंदर आई। कैसे हैं अब करण? पहले से काफ़ी बेहतर, जल्दी होश आ जाएगा, रिया ने नकली मुस्कान के साथ कहा। विवेक घर गया? हाँ, वो बहुत गुस्से में था। हमने शेवन के लिए कितना किया, कभी कभी चीज़ें समझ ही नहीं आती। काजल बड़बड़ाते हुए विवेक का चेकअप करने लगी। शायद वो हमारा शेवन ना हो, मेरा मतलब, कहते हुए रिया की आंखें भर आई और आखिरी शब्दों को कहते हुए वो रो पड़ी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है काजल, वो सेवन नहीं, नेवर।
इट्स ओके रिया। काजल मुड़ी और उसे गले लगाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सभी उसे पहचानने में गलती कर बैठे, पर वो करण पर हमला क्यों करेगा? रिया के दिल में सबसे ज़्यादा खटकने वाला सवाल जुबान से निकला। क्योंकि वो तुम्हारे साथ था। मेरा मतलब हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता। मतलब मुझे ऐसा लगता है काजल ने अपने शब्दों को अच्छे से पिराने की कोशिश की। शायद रिया वो तुम्हें चाहता हो और किसी और को तुम्हारे आसपास भी देखना नहीं चाहता हो। रिया कुछ पलों तक काजल को एकटक देखती रही। तुम्हें चाहता हो? उसके दिमाग ने शब्दों को दोहराया। अभी कुछ दिन पहले तक शायद यही सुनने के लिए वो बेताब थी और आज यही सब उसको जहर की तरह लगे। अचानक करहाने की आवाज़ आई तो उसने ख्वाबों से निकलते हुए बेड पर देखा। करण ने धीरे से आंखें खोली और आसपास देखा। काजल और रिया तेजी से उसके बेड की तरफ बढ़ी। हेलो करण। काजल ने झुकते हुए हल्की मुस्कान चेहरे पर बिखेरी। कैसा फील हो रहा है? ठीक, वो हल्के से बोला और करहाते हुए कंधे को देखने की कोशिश की। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट है। रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओ रिया, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। कहते हुए करण ने बायां हाथ उठाया तो रिया ने भी हाथ बढ़ा दिया, वरना वो मुझे मार। वो तुम्हें कुछ नहीं करता, मैं होने नहीं देती, रिया ने कहा तो करण ने हल्का सा हाथ को कसा। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जब रिया और काजल मुड़ने लगे तो करण ने आवाज़ देकर उसे रोका। कल रात जो भी मैंने कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह सच है रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। उसने बात पूरी की। काजल ने एकदम से रिया की आंखों में झांका तो रिया नजरें चुराकर करण की ओर देखने लगी। उसके कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो 2 कदम आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, करण तुम्हें फ़िलहाल आराम की सख्त ज़रूरत है। हम सबके बारे में फिर बात करेंगे, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। कहते हुए वो काजल के साथ रूम से बाहर निकल गई। रूम से बाहर निकलते ही काजल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अजीब सी नज़रों से उसे घूरा। यह सब क्या चल रहा है? काजल ने कहा। वैसे मैं खुश हूँ, कम से कम वो भेड़िया तो नहीं। प्लीज़ चुप रहो और विवेक को कॉल लगाकर कहो कि वो बाइक के साथ मुझे जल्दी आकर मिले, रिया ने कहा तो काजल ने हैरानी से उसे देखा। लेकिन क्यों, क्या करोगी? काजल ने पूछा। अभी कोई सवाल नहीं काजल, कहते हुए मुड़ी और जंगल की ओर मुँह करके देखने लगी। अभी सवालों के जवाब किसी और को देने हैं। दोपहर का वक्त था और रिया विवेक के साथ जंगल के लिए रवाना हो चुकी थी। विवेक ने बहुत मना किया, लेकिन रिया की बहुत रिक्वेस्ट के बाद आखिर वो मान ही गया। वो जैसे जानती थी कि सेवन कहाँ मिलेगा। घने जंगल को चीरती हुई उसकी बाइक आगे बढ़ रही थी। हजारों सवालों तले रिया का दिल डूबा हुआ था। बस वो सेवन से बात करना चाहती थी, इस सब को रोकना चाहती थी। बस अब जैसे और किसी दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहती हो। आखिर उनकी बाइक एक बड़े और खूबसूरत से झरने के पास जाकर रुकी और तो कुछ देर विवेक उसे देखता रह गया। रिया बाइक से उतरकर इधर उधर देखती आगे बढ़े तो उसने देखा कि झरने के बिल्कुल किनारे पर खड़ा एक लड़का उसे लगातार घूर रहा था। उसके बड़े बाल चेहरे पर पड़े थे। झरने की तेज कलकल की आवाज़ में शायद उसे बाइक की आवाज़ नहीं आई थी। सेवन, रिया चिल्लाई तो उसने पलट कर देखा। उसके माथे पर दाईं ओर से नीचे चेहरे तक एक बड़ा घाव का निशान था और आंखों के आसपास हल्की स्याही थी, मानो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो। सेवन, सेवन उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जैसे हंसी एक अरसे बाद उसके होठों तक आई हो। तुम यहाँ कैसी हो? सॉरी, आजकल इतने बिजी हूँ कि मिलने नहीं आ पाया। सटाक, एक जोरदार चांटे की आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। सेवन ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए हैरानी से उसे देखा। उसके घाव से खून की 2-4 बूंदें टपक कर नीचे गिरी। रिया, वो धीरे से बोला, जैसे उसे यकीन करने में कुछ समय लगा हो। क्या हुआ है? उसने रिया की आंखों में झांकते हुए कहा। क्या हुआ है? रिया नकली हंसी हंसी और पीछे खड़े विवेक की तरफ देखा, जैसा कहना चाहते हो देखो जरा, फिर मुड़कर उसकी ओर देखते हुए आगे बोली, तुम मुझे बताओ सेवन कि क्या हुआ है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। उसने पहले रिया को फिर विवेक को देखा, जैसे शायद उनके चेहरे पढ़कर कुछ पता चल सके। तुम भले ही कुछ ना समझो सेवन, पर हम सब समझते हैं। आइंदा से अगर मेरे किसी दोस्त पर हमला किया, उसने गुस्से में उंगली उसकी तरफ तानते हुए कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रही हो रिया? मैं तुम्हारे किसी दोस्त पर हमला क्यों करूँगा? बल्कि मैं किसी पर भी हमला क्यों करूँगा? सेवन ने हैरानी से उसकी आंखों में झांका तो रिया ने गुस्से में दूसरी तरफ देखा। सेवन 2 कदम आगे आकर विवेक की ओर देखते हुए बोला, विवेक प्लीज़ बताओ क्या बात है?
7 शहर में 2 दिन में 2 हमले हो चुके हैं। एक बार एक आदमी की अनजान आदमी की मौत तो दूसरी बार करण पर हमला। विवेक ने कहना शुरू किया, और दोनों ही बार रिया ने खुद तुम्हें वहाँ देखा है अपनी आंखों से। 7 पागलों की तरह रिया की तरफ मुड़ा, जैसे हैरान हो कि रिया ने ऐसा सोचा भी कैसे लिया। तुमने मुझे वहाँ देखा? उसने रिया के सामने आते हुए सवाल किया। हाँ, लेकिन भेड़िए के रूप में, और मुझे यकीन नहीं है कि वो तुम ही थे। रिया ने जैसे फैसला सुनाया हो। रिया जानती थी कि अगर 7 मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है तो कभी इस बात को नहीं मानेगा कि हमला उसने किया था। रिया ने 2 कदम पीछे खींचे और दोनों हाथों को जोड़कर बोली, प्लीज़ 7, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, प्लीज़, अब और नहीं। 7 कुछ पलों तक उसे घूरता रहा, फिर रूंधती आवाज़ में बोला, जैसे उसका गला भर आया हो, रिया, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ने मेरी फैमिली की तरह हो, और मैं मतलब रिया। उसके आखिरी सब लड़खड़ा गए। उसने रिया को इस नज़र से देखा जैसे या उसे समझना चाहिए। वो 2 कदम पीछे होकर मुड़ा और फिर बड़े सफ़ेद भेड़िए में तब्दील हो गया। एक पल के लिए उसने मुड़कर रिया की तरफ देखा। उसकी काली सफ़ेद आंखों में पानी था। फिर एक लंबी छलांग के साथ वो कई फुट गहरी नदी में खो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आखिरी भाग देखना मत भूलिएगा, करण की सच्चाई उसमें पता चलेगी क्या है। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।